गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और मॉस्को में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ की दस्तक ने दुनिया की निगाहें रूस पर टिका दी हैं। सवाल सीधा है, जिस रूस के खिलाफ अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खड़े होकर मोर्चा खोला, उसी रूस की राजधानी में आज अमेरिकी खुफिया प्रमुख क्यों पहुंचे? जिस जंग ने अमेरिका और रूस के रिश्तों को तलखी की उस हद तक पहुंचा दिया जहां बातचीत की गुंजाइश भी धुंधली नजर आती है, उस दौर में CIA चीफ का मॉस्को पहुंचना अपने आप में बड़ा संकेत है। यूक्रेन को हथियार देने से लेकर रूस पर आर्थिक दबाव बनाने तक अमेरिका ने हर मोर्चे पर मॉस्को को घेरने की कोशिश की है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। तो क्या जंग के शोर के बीच पर्दे के पीछे बातचीत का कोई रास्ता तलाशा जा रहा है? क्या वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कोई ऐसी डील आकार ले रही है जिसकी भनक दुनिया को अभी नहीं लगी? क्योंकि जब दुश्मनी के दौर में खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा चेहरा दुश्मन की राजधानी पहुंचे, तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं होती कि कौन किसके खिलाफ है। कहानी यह होती है कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर बात क्या हो रही है। पुतिन के गढ़ में CIA चीफ का होना इस बात का संकेत है कि कुछ ना कुछ बड़ा पक रहा है। क्या अमेरिका और मॉस्को के बीच पर्दे के पीछे दुनिया की तकदीर बदलने वाली कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है? सबसे बड़ी बात यह है, ना तो इस बात की पुष्टि रूस कर रहा है, ना ही अमेरिका इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। हालांकि इस दौरे को लेकर एक बात का खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को सीधे तौर पर एक अजीब और सख्त संदेश दिया था। अमेरिका ने यूक्रेन से कहा था कि वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के उत्तरी इलाकों के आसपास कोई हवाई हमला और ड्रोन स्ट्राइक नहीं करेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन के गढ़ में CIA चीफ क्या खिचड़ी पक रही है? हो क्या रहा है? रूस में CIA चीफ की मौजूदगी किस तरफ इशारा कर रही है? अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ मॉस्को पहुंचे हैं। अमेरिकी वायुसेना के विशेष C-17A ग्लोबमास्टर विमान से पहुंचे। CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ की पुतिन से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। CIA के चीफ की रूसी खुफिया एजेंसी SVR की मुलाकात हुई है। CIA के चीफ के दौरे के बाद यूक्रेन शांति वार्ता की उम्मीद जग रही है। बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध रोकने का रास्ता तलाशने की कोशिश की जा रही है। रूस के साथ तनाव घटाने और संकट सुलझाने की कोशिश। ईरान के सहयोगी रूस के साथ मिलकर तनाव घटाने पर बात। क्या हो सकता है? तमाम कयासों पर हम कर रहे हैं बात। न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक रोकने की कोशिश पर भी चर्चा। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर जॉन रैटक्लिफ और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत का असली एजेंडा क्या है? तो दावा यह किया जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐसा हंटर चला रहा है जिससे तेहरान की अर्थव्यवस्था का दम घुट रहा है। दूसरी तरफ रूस और ईरान के रणनीतिक रिश्ते चरम पर है। तेहरान ने यूक्रेन पर जिस तरीके से, अगर हम देखें, चाहे तेहरान की स्थिति देखें या फिर हम यूक्रेन की स्थिति देखें, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है यहां पर लगा हुआ है। अब देखिए, मॉस्को में CIA चीफ की गुप्त यात्रा से हलचल। C-17 विमान से मॉस्को पहुंचे हैं CIA चीफ। रूसी खुफिया अधिकारियों से रैटक्लिफ की मुलाकात। रूस अमेरिका के बीच गुप्त बातचीत से अटकलें लगाई जा रही है। ईरान को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीक्रेट डील पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। तो आखिर क्या बात हुई होगी? ये जो मुलाकात है CIA की रशिया में, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। मेरे साथ डिस्कशन के लिए खास मेहमान है, मैं तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मनोज कुमार, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। रितेंद्र माथुर, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवनाथ जी आपके साथ कर लेते हैं। ये जो CIA चीफ की गुप्त यात्रा है, इसे लेकर ना तो अमेरिका खुलकर कह रहा है, ना रूस खुलकर कह रहा है। आपके हिसाब से इस यात्रा के, इस विजिट के क्या मायने? हाँ मोनिका जी, ये एकदम क्लोक एंड डेगर ऑपरेशन लग रहा है। जैसा कि हम जब टीनेजर्स थे तो स्पाई थ्रिलर्स में पढ़ते थे। अब जॉन रेडक्लिफ किस उद्देश्य से मॉस्को गए हैं? दुनिया भर के स्पाई स्पेशलिस्ट्स और मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि एक देश अपने स्पाई चीफ को दूसरे देश भेजता है बातचीत करने के लिए। उसके दो उद्देश्य होते हैं। अब रेडक्लिफ जाहिर बात है जाएंगे मॉस्को में। आप तो या तो यूक्रेन का मुद्दा डिस्कस करेंगे
या ईरान का मुद्दा डिस्कस करेंगे। यूक्रेन का मुद्दा शायद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मॉस्को यूक्रेन पर अपने जो छोटे छोटे ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स के हमले हैं उनको कुछ समय के लिए रोक दे, खास तौर से जब तक अमेरिका में इलेक्शंस पूरे नहीं हो जाते। इसका उद्देश्य ये है कि जैसे ईरान के युद्ध को अभी शांति के दौर से गुजरने का मौका दिया जा रहा है, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन का युद्ध भी एक नवंबर के महीने तक एक शांति के दौर से गुजरे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप पूरा ध्यान अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन की तरफ लगा सके। स्पाई चीफ जब भी इस तरह से विजिट करते हैं, जाहिर बात है ब्लेसिंग्स डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि पुतिन के साथ उनका एक खास दोस्ताना रिलेशन है। पुतिन का भी आशीर्वाद दिया होगा पुतिन ने भी कि आओ हमारे जो टॉप जनरल्स हैं उनसे बात करो। अ, जॉन रेडक्लिफ ऐसे में आए, जो मुलाकात करेंगे रशिया में क्रेमलिन के बड़े ऑफिशियल से, वो ये एक हिंट देंगे कि अमेरिका और को कितना मालूम है और अमेरिका यूक्रेन के लिए क्या करने वाला है। इसीलिए रूस और कुछ भयंकर कार्रवाई ना करे यूक्रेन में। मतलब देवनाथ जी जी, ये क्या डराने के लिए आए हैं कि अमेरिका किस तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहा है, ऐसे में रूस जरा सोच समझकर कदम उठाए? मोनिका जी, ऐसी बातचीत हमेशा बड़े दोस्ताना माहौल में होती है। और बातचीत करने का अंदाजा जो होता है वो चालाकी या पैंतरेबाजी से नहीं की जाती है, सहज भाव से बात किया जाता है। श्री अजीत डोभाल भी अपने पूर्व कार्यकाल में इस तरह की कई विजिट चीन में और पाकिस्तान में कर चुके हैं, एनएसए बनने से पहले। तो इस तरह का जो माहौल होता है वो दोस्ताना होता है, अ, तनाव नहीं होता है। उभय पक्ष एक दूसरे को अपनी मजबूती उभय पक्ष एक दूसरे को अपनी जो मजबूती है वो बताता है, और उभय पक्ष एक दूसरे को अपनी कुछ कैलकुलेटेड कमजोरियां भी बताता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का माहौल होता है। आप यकीन कीजिए मुस्कुराते भी हैं बातचीत कर। स्पाई चीफ वर्सेस स्पाई चीफ है। टेंशन कम करने की कोशिश की जाती है। ब्लैक डिप्लोमेसी को बैकग्राउंड में डाल देते हैं, दिल से दिल वाली बातें होती हैं। जी जी। मनोज जी, और ये सारी कवायद इसलिए क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने, मतलब अमेरिका ईरान के साथ युद्ध लड़ता रहे, नुकसान होता रहे, सारी बातें एक तरफ है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चलता रहे, तबाही होती रहे, लेकिन बाद में हो, एटलीस्ट मिड टर्म इलेक्शंस तक रुक जाए, इसीलिए कवायद। अनम्यूट कर लीजिए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने वर्ल्ड में पीस की बात कही थी और मागा सपोर्टर को भी बोला था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाया जाए और वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ लोगों को दिया जाता है वो मैक्सिमम दिया जाए। लेकिन जिस तरह से अब हम लोग उनके टेन्योर को देख रहे हैं कि एक के बाद एक युद्ध में जो अमेरिका किसी न किसी रूप से फंसा हुआ है, और जिस तरह से पिछले 4 सालों से जो है यूक्रेन और रशिया में जो वार चल रहा है, इसका अब अभी कुछ ऐसा इंडिकेशन किसी भी साइड से ऐसा नहीं आया है कि वहाँ पे आने वाले समय में कुछ समझौता हो। जिस तरह से हम लोग देख ही रहे हैं कि यूरोपियन नेशन का स्पेशली फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड का ये अप्रोच रहा है कि वह रशिया को जो है किसी न किसी रूप में इंगेज किया जाए। हम लोग देख ही रहे हैं कि रशिया के साथ जो एनर्जी का भी और भी जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू किया हुआ है ट्रेड का। और हालांकि अमेरिका के साथ तो अमेरिका तो उस पर सैंक्शंस रशिया पे लगाते रहते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में जो है अभी भी जो है ट्रेड यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मौजूद चल ही रहा है। उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि यूरोपियन नेशन का जो अप्रोच रहा है रशिया के प्रति वो बहुत ही एडवर्स रहा है, और वो चाहता है कि किसी न किसी रूप से रशिया को इंगेज करते हुए कंटिन्यू किया जाए। लेकिन सीआईए का जो चीफ का जो वहाँ पे जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि
नॉर्मली सबको पता है कि जब तक अमेरिका इंटरवीन ना करे, रशिया और यूक्रेन में जो है युद्ध बंद नहीं हो सकता है। और तरह-तरह का बातें ज़रूर किया होगा, जिससे इलेक्शन आपने ज़िक्र किया, इलेक्शन भी है सामने में। और ताकि अपने सपोर्टर्स को या डेमोक्रेट को ये बता सके कि आपने जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में आपके समय में जो है शुरू हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो एक अचीवमेंट भी शो कर सकता है लोग अपने लोगों के सामने, रिपब्लिकन के सामने या डेमोक्रेट के सामने, कि मैंने जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो चल रहा था उसको हम इंटेंसिटी को कम किया या एक समझौते पे हम लाने की कोशिश की है। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एक सरप्राइज़ वे में वहाँ पे जाना और गुफ्तगू करना, और हो सकता है कि आने वाले समय में रशिया और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का भी हो सकता है कि आने वाले समय में मीटिंग हो, और बैक चैनल से ज़रूर जो है बातचीत चल रही होगी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में भी, कि किस तरह से जो है वहाँ पे शांति बहाल किया जाए। क्योंकि इससे जो है कि एक ऑलरेडी वर्ल्ड जो है ईरान के युद्ध से जो है त्रस्त हो चुका है इकोनॉमिकली, और वहाँ भी अगर कंटिन्यू रहता है तो जो भी अमेरिका वर्ल्ड में अपना इच्छा के आधार पे वो करना चाह रहा है, उस पे जो है लगाम लग सकता है। जिस तरह से हम लोग जी। देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान भी जो है ईरान से जो है संबंध पॉजिटिव बनाने के लिए तैयार है, और वो अमेरिका को बता सकता है कि लेकिन हमारा इस नेबर है। पर्टिकुलर केस में माथुर साहब, आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में अमेरिका क्या ऑफर करेगा? क्योंकि ये जो बात हमें समझ में आ रही है कि अमेरिका द्वारा वहां पर जाकर ये अपील की जा रही है कि भाई फिलहाल के लिए युद्ध जो है वो रोक दें, कम से कम मिड टर्म इलेक्शंस तक, जैसे हम कयास लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अमेरिका के पास ऑफर करने के लिए क्या है? आप तो यहाँ पर रूस पर प्रतिबंध ही लगा रहे हैं, उसके बाद जो दूसरी बात निकलकर सामने थी उसमें आपने कहा था कि जो ईरान से मतलब रखेगा, व्यापार करेगा, उस पर भी प्रतिबंध लगाएंगे, उन देशों पर भी। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा क्या है जो रूस आपसे कन्विंस हो जाए? कन्विंसिंग पावर की बहुत बड़ी बात निकल के आती है, क्योंकि अभी कैसा है कि ईरान में जो अमेरिका ने दबाव केंद्रित किया वो केंद्रित करके रखा हुआ है, उसको हटाना बंद नहीं कर रहा है। वो अपने आप को सेना लेके बैठा हुआ है वहां पे, और अभी शांति जैसी स्थिति बना के सेना कम मोर्चे जमाए हुए हैं। और ईरान दबता जा रहा है, धीरे धीरे फाइनेंशियली पूरी तरह खत्म होता जा रहा है, और उसको एक तरीके से किलेबंदी करके उसको मारने की तैयारी, एक तरीका ये है। दूसरा, इसमें जवाब जो यूक्रेन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि आपका प्लेन अमेरिका पहुंचा है, तो अमेरिका में जब प्लेन पहुंचा तो अमेरिकन प्लेन पहुंचा तो ऐसे ही नहीं पहुंचा होगा, बहुत बड़ा जहाज है, उसके अंदर कई सारे साथ सामान होंगे, और कुछ जो उनका जो एम्बेसी है वहां पे उसको कुछ देने के लिए तरीका होगा। तो ये सब जो जहाज वहां पहुंचा है इतना बड़ा, ये पहले से तैयारी करके पहुंचा होगा, आजकल में एकदम तुरंत नहीं पहुंचा है। और ये सब जो हो रहा है इसमें अमेरिका के साथ जो संबंध बने हैं रूस के, पहले से टेलीफोनिक बातचीत तो इनकी होती रही है, पर यूक्रेन में जो इनके इतने दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा है रूस के साथ, इसका कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया। नतीजा ऐसा कि 4 लाख यूक्रेनियन मारे गए, उतने ही लोग जो है बेघर हो गए। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन ने क्या पाया, उसका एक एनालिसिस किया जाए, इस पूरे युद्ध से यूक्रेन ने कुछ नहीं पाया, और ये खाली एक मोर्चाबंदी नाटो देश की तरफ, नाटो देश भी पूरी तरह उसमें नहीं घुस पाए, तो आधे अधूरे लोग लड़ रहे हैं। ये युद्ध किसके लिए हो रहा है, कोई कारण इसका समझ में नहीं आता। तो अमेरिका का शायद ये ऑफर होगा, हम यहाँ तनाव कम करते हैं या खत्म कर देते हैं, आप वहां हमारी मदद करो। इसका मतलब अंत में जो सारा ताकत झोंकी जाएगी वो ईरान में झोंकी जाने वाली है। तो इसके अंदर ये स्थिति बन रही है, और ये दोनों डेमोक्रेटिक देश हैं। इसराइल थोड़ा समय देखिए, पिछले समय से कोई ठंडा चल रहा है, और अमेरिका भी ठंडा हो गया। दोनों इलेक्शन के सामने, इनके भी सामने दोनों के इलेक्शन थे, तो 1-2 महीने में इलेक्शन है। आज ये कायद नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो ये आने वाले दिनों में उसकी रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो ये इसको ढंग से देखना चाहिए कि ये आपसे में गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स चल रही है इस समय, कि दुनिया के सामने हमें क्या देना है, किसी को क्या लेना है, ये देखा जाए, एकदम उसको ढंग से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। इन सब के बीच ट्रंप के 28 सूत्रीय प्लान का खुलासा हुआ है। रूस के पक्ष में झुकी है ट्रंप की शांति शर्तें। क्रीमिया डोनबास पर यूक्रेन छोड़ेगा दावा, नेटो सदस्यता पर यूक्रेन को रोक, रूस यूक्रेन फ्रंटलाइन फ्रीज करने का प्रस्ताव। अब ये कुछ बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। 28 सूत्रीय प्लान का कुछ जिक्र हुआ है, ट्रंप की शांति शर्तें, क्रीमिया डोनबास पर यूक्रेन अपना दावा छोड़ देगा। देवनाथ जी, कमेंट आपका इस पर। जी हाँ, जहां तक क्रीमिया की बात है, डोनबास की बात है, क्रीमिया 2015 से ही रूस के कब्जे में है। डोनबास का एरिया, दोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, ये भी इस युद्ध के दौरान प्राय प्राय पूरी तरह से रूस के कब्जे में है।
और रूस से एक ही चीज बोल रहा है बार बार कि यूक्रेन इस एरिया को छोड़ दे, इस एरिया का विलय रशिया के साथ हो जाएगा और युद्ध खत्म। ये शर्त रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने, आज से लावरोव ने आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले भी रिपीट किया था। लेकिन जेलेंस्की की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वह इसको मान जाते हैं तो फिर यूक्रेन के अंदर माहौल ऐसा है कि फिर जेलेंस्की का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा और विरोधी पक्ष जो है वो अगले, अभी इलेक्शन होने ही वाले हैं, तो विरोधी पक्ष जो है इसी चीज की डुगडुगी बजाकर कि जेलेंस्की ने यूक्रेन का 20% भाग रूस को सौंप दिया, विरोधी पक्ष इस मुद्दे को उठाकर ही इलेक्शन जीत जाएगा। तो पहले अमेरिका को जेलेंस्की को कुछ ऐसा गिफ्ट प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ठीक है जेलेंस्की, अब तुम एक बार प्रेसिडेंट बन चुके हो, तुम्हारा पॉलिटिकल करियर खत्म, लेकिन बदले में तुम अगर हार भी गए इलेक्शन में, बदले में व्यक्तिगत तौर पर अमेरिका जेलेंस्की तो को कुछ देवनाथ जी, मुमकिन है कि पहले प्रलोभन देना जेलेंस्की को पड़ेगा। कन्विंस किया जा चुका होगा, क्योंकि जाहिर अगर इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग हुई है, सीआईए चीफ अगर रूस गए हैं और इस तरह की शर्तों की बात हो रही है, तो क्या ये मुमकिन है कि जेलेंस्की को पहले कन्विंस किया जा चुका होगा, कॉन्फिडेंस में लिया जा चुका होगा और ये समझाया गया होगा कि इस युद्ध से आपको भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है? हाँ मोनिका जी, देखिए सीआईए चीफ जब गए हैं तो जाहिर बात है वो टेक ऑफ करने के बाद यूरोप से उड़ते हुए, पोलैंड के ऊपर से उड़ते हुए, यूक्रेन के ऊपर से उड़ते हुए गए हैं मॉस्को तक। अ, तो पूरी 100% इसमें कोई शक नहीं है कि जेलेंस्की को एक हफ्ता पहले, 5 दिन पहले पूरी तरह से पता था कि यूक्रेन के आसमान से उड़ते हुए ये सीआईए का C-17 विमान जाएगा। देखिए जेलेंस्की की दिक्कत ये आ रही है कि जेलेंस्की जिस अल्ट्रा राइट यानी एक्सट्रीम नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ पावर में आए थे, अभी यूक्रेन में वो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत कम हो गई है। जेलेंस्की ये बोलकर आए थे कि यूक्रेन को वो रशिया के खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो उनको बहुत वोट मिले थे दोनों इलेक्शंस में। तो वो जिस तरह से मजबूती से इलेक्शन में वोट मिलने पर आए थे, अब वो देशभक्ति की थोड़ी कमी हो रही है यूक्रेन में। यूक्रेन के लोगों को अभी वास्तविक ग्राउंड सिचुएशन पता लग गई है कि यूक्रेन किसी भी हालत में रशिया को हरा नहीं सकता, और यूक्रेन के लोगों को वास्तविक स्थिति पता लग गई कि अमेरिका और नेटो देश सिर्फ हथियार देंगे, लेकिन यूक्रेन के साथ खड़े होकर नेटो देश रूस के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। और उन्होंने देख लिया है यूक्रेन के लोगों ने कि पिछले 5 साल में भी नेटो की मेंबरशिप नहीं मिली, जो कि इस युद्ध के शुरू होने का शुरुआती बिंदु था। तो यूक्रेन के लोग अब रेस्ट चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जी। पीस चाहते हैं। तो जेलेंस्की का सपोर्ट बहुत कम हो गया है। जाहिर बात है कि अगर इलेक्शन होगा तो विरोधी पक्ष जीतेगा। अभी तो लगता है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनको जेलेंस्की ने जबरदस्ती रिजाइन करवा दिया, वही अगले प्रेसिडेंट बनने वाले हैं यूक्रेन के। जी ठीक है, यूक्रेन में सेना रखने की लिमिट होगी फिक्स। यूक्रेन में सैनिकों की अधिकतम संख्या तय करने पर सहमति बनी है। ट्रंप ने शांति प्रस्ताव के तहत शर्त को शामिल किया है। यूरोपीय सहयोगियों के साथ ट्रंप ने मुहर लगाई है। यूक्रेन की सेना पर 8 लाख का कैप। शांति समझौते में सैन्य सीमा पर सहमति। अमेरिकी प्रस्ताव में पहले 6 लाख सैनिक। यूरोप के दबाव में सीमा बढ़कर 8 लाख हुई। युद्ध खत्म होने पर सेना घटाने की तैयारी। अब 8 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख पाएगा यूक्रेन। मनोज जी, स्वाभाविक है कि जिस तरह से हम लोग शुरुआत के दौर में देखे थे कि जेलेंस्की का जो है वो अमेरिका जाना ज़्यादा होता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि उनका विजिट वहाँ पे कम होता है। भले यूरोपियन कंट्रीज़ में उनका विजिट ज़्यादा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वह जो एक शुरुआत में जो बिडेन के समय में एक रिलेशनशिप था यूक्रेन के साथ, वो अब ट्रम्प के साथ वैसा नहीं है। और कुछ वेपन्स भी जो है यूक्रेन ने जेलेंस्की ने मांगा था अमेरिका से, लेकिन वो भी
जितना मांगा था उतना नहीं दिया है। हालांकि सपोर्ट जरूर अमेरिका के साइड से है, लेकिन जो ज़ेलेंस्की जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमेरिका से, वो उतना नहीं मिल पा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।